हे एवरीवन, दिस इज रूही। वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल द बेस्ट ज्ञान। तो कैसे हैं आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे और हमारी न्यू क्लास का वेट कर रहे होंगे, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। लोग बोल रहे हैं अरे मैम कैसी बातें करती हो, बट इट्स ओके, अच्छा लगता है मुझे ऐसी बातें करके। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस प्री, जो कि हम हमेशा डेली का सीरीज कर रहे हैं। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। मेरा पेन आज रुक नहीं रहा है, बट आप इस पे ध्यान मत दीजिए, आप रुक जाइए सभी, ठीक है ना। 2012 से 2023 तक के मैं कंप्लीट आप लोग को प्रीवियस ईयर करवाने वाली हूँ, जिसमें हमने 12 और 13 कर लिया है। जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए मैं आपको बता दूं कि प्ले लिस्ट में आपको 2012 और 13 का कंप्लीट सेट देखने को मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग वहां से कर सकते हैं। अभी हम लोग 2014 का कर रहे हैं, लेकिन ये सेट 1 नहीं 2 नहीं, यहाँ पे 3 होगा। सेट कितना होगा? 3 होगा। ये रुक ही नहीं रहा है पेन, इट्स ओके गाइस। तो 3 आप लोग याद रखिएगा, सेट 3 होगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। राइट है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ आ जाए फटाफट से। अभी आया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76, जो कि हम लोगों ने 80 क्वेश्चंस कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन करेंगे 81। तो 81 से हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? थैंक गॉड कि यहाँ पे मेरा पेन रुक गया है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 81, और इसका आंसर क्या होगा आपके पास? तो इसका आंसर होगा आपका 40, अनुच्छेद 40, दैट इज आर्टिकल 40 जो है आपका, वो क्या करता है, वो राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। ओके, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संसद की लोक से लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, मनोनीत करता है लोकसभा का अध्यक्ष। जो भारतीय संसद होती है उसकी लोक सेवा जो लोक लेखा समिति होती है, उसके अध्यक्ष को मनोनीत करने का काम किसका होता है? तो लोकसभा का होता है। और इस समिति के अगर हम सदस्यों की बात करते हैं, तो इसमें जो सदस्य संख्या होती है वो होती है 22। ओके, कितने होते हैं सदस्य? 22 सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य जो आर्थिक संबंध होते हैं, इसी को हम वित्तीय संबंध भी बोलते हैं। आर्थिक संबंध को ही हम क्या बोलते हैं गाइस? वित्तीय संबंध भी बोलते हैं, ठीक है ना। वित्तीय संबंध, ठीक, संबंध तो लिखा है तो ठीक है। वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई है, तो कहां से कहां तक के आर्टिकल्स में की गई है? तो आर्टिकल 268 से 281 के अंतर्गत वित्तीय जो संबंध होते हैं इसकी विवेचना की गई है। अब हम बात करते हैं, इसी में ही दो आप लोग संबंध और रखेंगे याद, विधायी संबंध, संबंध, विधायी संबंध, और इसी में आप लोग प्रशासनिक संबंध भी याद रखेंगे। प्रशासनिक संबंध। तो विधायी संबंध की जब हम बात करते हैं तो ये है 245 से लेकर के 255 तक के आर्टिकल्स में आपको विधायी संबंध देखने को मिलेंगे। जबकि हम प्रशासनिक संबंध की अगर बात करें तो 256 आर्टिकल से 263 तक आपको प्रशासनिक संबंध देखने को मिलते हैं। अब हमने वित्तीय संबंध की बात की है, तो 268 से 281 के अंतर्गत आपके पास वित्तीय संबंध देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे और यहाँ पे है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार थे वो कौन थे? B.N. राव। कौन थे भाई? B.N. राव थे। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार जो था वो 1934 में सबसे पहली बार M.N. राव ने रखा था। M.N. राव ने रखा था, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे। जो हमारे पास संविधान सभा है, संविधान सभा का गठन का विचार सबसे पहली बार M.N. राव ने रखा था और ये 1934 में रखा गया था। लेकिन संवैधानिक जो हमें संवैधानिक सलाहकार जो मतलब चुने गए थे, तो वो कौन थे? B.N. राव थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य पूछा गया है, कौन कौन थे? तो यहाँ पे N. गोपाला स्वामी ये थे, जवाहरलाल नेहरू ये नहीं थे, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी थे, और सरदार पटेल ये नहीं थे। दैट मीन्स A और 3 जिसमें आपको मिलेगा 1 and 3, तो वो हमारा सही होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर C एकदम राइट आंसर होगा। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं संवैधानिक संस्था वित्त आयोग होता है, और उसके बाद योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं होता है, तो नहीं पूछा गया है, तो हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। अब योजना आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट योजना आयोग के प्लेस पर कौन है? नीति आयोग काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? नीति आयोग। ओके, नीति आयोग काम कर रहा है। लेकिन योजना आयोग की अगर हम बात करें तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 मार्च 1950 में किसके योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ओके, तो इतने याद रखेंगे। वर्तमान में योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया है? नीति आयोग ने ले लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक होती है? तो ये 14 दिन पूर्व की सूचना आवश्यक होती है महाभियोग लगाने के लिए। अब जब राष्ट्रपति की बात आई है तो राष्ट्रपति पे महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है ना, आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और कितने दिन पहले की जो मतलब सूचना आवश्यक होती है? तो 14 डेज पहले की इसमें सूचना आवश्यक होती है। अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं गाइस, राष्ट्रपति की बात करते हैं, अगर राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना हो, त्यागपत्र, तो राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देखता है। कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं, कार्यकाल राष्ट्रपति का कितने टाइम का होता है? तो कार्यकाल 5 इयर्स। ठीक है ना, कार्यकाल 5 इयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो कितने लोगों को वो नामित कर सकता है? तो ये 2 लोग होते हैं। कितने? 2 पर्सन आंग्ल भारतीय समुदाय से वो नामित कर सकता है। और ये किसके तहत है? आर्टिकल 331 के तहत। आर्टिकल 331 के तहत वो 2 आंग्ल जो भारतीय समुदाय के लोग होते हैं उनको नामित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो कौन सी ऐसी समिति है जो पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो PVN राव समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, बाकी सभी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। और नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो सदन के जो दोनों सदन, संसद के दोनों सदन होते हैं उनकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो ये कौन होगा भाई? ये होगा आपके पास लोकसभा का अध्यक्ष। दैट मीन्स डी आंसर हमारे पास बिल्कुल सही होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। अगर संसद के दोनों बैठकों की जो दोनों सदन है उनके बैठक की अध्यक्षता की बात की जाती है तो आर्टिकल आप एक आर्टिकल याद रखेंगे, 118(4) के अनुसार ऐसा होता है। आर्टिकल 118(4) में ऐसा लिखा गया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? वैसे अगर हम देखते हैं तो वो कौन है? अंडमान एंड निकोबार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? अंडमान एंड निकोबार है। लेकिन जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन में अंडमान एंड निकोबार नहीं है, तो अगर हम देखें तो दिल्ली है। ठीक है ना, इन ऑप्शंस में से अगर हम देखते हैं भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है तो वो दिल्ली है। ओके, अगर वर्तमान में आज के टाइम की बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर को भी जो कि क्या बना दिया गया है? संघ क्षेत्र बना दिया गया है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जम्मू एंड कश्मीर है। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो कौन सा ऐसा बाद था जिसमें भारतीय संविधान के मूल ढांचा जो था उसकी अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था? तो वो था हमारे पास, आप देखेंगे इसमें आंसर, इंदिरा साहनी बाद नहीं, ये नहीं है तो ये नहीं होगा। शंकरा प्रसाद बाद ये भी नहीं है। रुदल शाह का बाद ये भी नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर फिर हमारे पास क्या आएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा है बाद, तो वो अगर हम देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा केशवानंद भारती बनाम कीरल
केरल राज्य, ये कब का, 1973, ठीक है ना। केरल राज्य जो 1973 के ऐतिहासिक मामले में संविधान के जो 24वां संविधान का 24वां संशोधन जो हुआ था, संशोधन अधिनियम की विधि जो मान्यता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी, और इसी में बोला गया था कि क्या बोला गया था, उच्चतम न्यायालय ने इस बाद में ही कहा था, निर्णय दिया था एक तरीके से कि संसद को मूल अधिकारों सहित, संसद को मूल अधिकारों सहित संसद में, मतलब मूल अधिकारों सहित संसद के सभी में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो संविधान के मतलब संविधान में पूर्ण रूप से संशोधन करने की शक्ति है, ऐसा कौन से बाद में कहा था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। किसी राजनीतिक दल का क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि, कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जिसे क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि क्या होता है, यदि आप लोग इसका आंसर देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा इसमें, यदि वह राज्य में है तो, यदि आंसर होगा सी, आपका आंसर क्या होगा, सी, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। यदि क्या करता है, वो राज्यसभा राज्य में या तो लोकसभा या अथवा विधानसभा चुनाव में वो क्या करता है, चुनाव लिखा है ये गाइस, चुनावा नहीं लिखा हुआ है, सॉरी, ये सभी में चुनाव लिखा हुआ है, चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। ओके, तो आंसर आपका हो जाएगा सी, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो यहाँ पे सभी राज्य कौन कौन से टाइम पे बने हैं, आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए, उसी के बाद में आप क्या कर सकते हैं, इसको कालानुक्रम कर सकते हैं, मतलब इसको क्रम में सजा सकते हैं। तो चलिए सभी का हम लोग टाइम पीरियड देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, तो 1953 आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा 1966। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं 1971। सिक्किम की अगर हम बात करते हैं तो 1975, दैट इज सिक्किम, ठीक है ना। तो अब आप दिल लगा सकते हैं कालानुक्रम में, देखिए पहले हो जाएगा आंध्र प्रदेश, दैट मीन्स 1, उसके बाद आज आपके पास आ जाएगा हरियाणा, दैट इज सी, उसके बाद आ जाएगा आपके पास हिमाचल प्रदेश, दैट इज 2, और फिर हमारे पास 4। तो 1 3 2 4 किस में आ रहा है, 1 3 2 4 बी में आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कौन सा एक ऐसा अधिनियम था जिसमें भारत में क्या किया गया था, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ये नहीं है। भारतीय सरकार अधिनियम 909, मतलब 1909, ये भी नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1919, बिल्कुल ये भी नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जबकि अगर हम देखें कि किसके द्वारा की गई थी, तो वो हमारा पास होगा भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, और ये कितने का है, 1935। 1935 के मतलब तहत अगर आप देखेंगे तो भारत में क्या किया गया था, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इस स्थापना की अगर हम बात करें तो ये स्थापना कब हुई थी, तो 1 अक्टूबर 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरा सूचकांक विकसित किया गया है। तो हरा सूचकांक जो विकसित किया गया है वो किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा विकसित किया गया है। हरा सूचकांक का मतलब क्या होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ऑफ कोर्स पता होना चाहिए। तो ये होता क्या है, तो ये होता है पर्यावरण अनुकूल स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। ये एक तरीके का जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण के अनुकूल स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। और ये किसके द्वारा, अगर बात की जाए किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये विश्व बैंक के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। अब कुछ 12वीं पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बट कोई बात नहीं, हम लोग सभी करेंगे। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वानिकी एवं मत्स्य पालन की वृद्धि दर अनुमानित है, तो कितनी अनुमानित है, लगभग तो 4.0% जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वानिकी मत्स्य पालन वृद्धि अनुमानित है। ओके, कितनी, इतनी अनुमानित है। अगर हम इसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देखते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अगर हम बात करें तो उद्देश्य क्या था,
तो उद्देश्य था तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास करना, तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास करना, समावेशी विकास करना। तो याद रखेंगे आप लोग, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास करना, और इसके दौरान कृषि वानिकी मत्स्य की वृद्धि दर अनुमानित की गई थी 4.0% की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है, और यहाँ पे सूची जो दी हुई है खाद्य उत्पादन वृद्धि, तो ये सबसे किससे रिलेट करती है? तो खाद्य उत्पादन वृद्धि हरित क्रांति से रिलेट करती है। दुग्ध उत्पादन की अगर हम बात करें तो ये श्वेत क्रांति की बात करते हैं। मत्स्य उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो नीली क्रांति होती है। उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति है। तो दैट मीन्स है ऑप्शन आपको मिल गए हैं, लेकिन अगर इसमें से एक भी पता होता है तो एलिमिनेशन मेथड। गाइज मैं आपको बार बार बताती हूँ, हर एक आई थिंक सेट में 2-3 बार बता देती हूँ कि एलिमिनेशन मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि अगर आपको एक क्वेश्चन भी आता है तो आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं। जैसे कि ए का ए मुझे एकदम 100% पता है, तो मैं देखूंगी ए का फर्स्ट किस में है, एक ही में मिल रहा है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। देखिए कितनी आराम से एलिमिनेशन मेथड लग रहा है। एक भी अगर पता होता है तो लग जाता है, बाकी अपना सभी हम लोग देख चुके हैं। इसमें कुछ कुछ क्रांति मैं आप लोग को और बताना चाहूंगी, जैसे कि स्वर्ण क्रांति किससे रिलेटेड करती है? तो फल उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से। काली क्रांति, तेजी से देख लीजिए एक बार, काली क्रांति पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, ठीक है ना, पेट्रोलियम। उसके बाद अगर हम गुलाबी क्रांति की बात करते हैं, गुलाबी, तो ये झींगा से होती है, झींगा से संबंधित है, झींगा समझते होंगे सभी लोग। गोल क्रांति की अगर हम बात करें तो आलू, गोल क्रांति आलू, ठीक है, आलू। उसके बाद रजत क्रांति की अगर हम बात करते हैं, रजत क्रांति, तो ये किससे संबंधित है? तो ये अंडा, अंडा या फिर मतलब पोल्ट्री उत्पादन, ठीक है ना, अंडा और अंडे की मतलब मम्मी, पोल्ट्री उत्पादन, ठीक है ना, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। पीली क्रांति, 2-3 क्रांति और देख लीजिए। पीली क्रांति, पीली तिलहन से, तिलहन, ओ सॉरी, तिलहन से, ठीक है ना। उसके बाद लाल क्रांति की अगर हम बात करते हैं, लाल, तो लाल क्रांति किससे है? मांस या फिर टमाटर, मांस से संबंधित है या फिर टमाटर से संबंधित है। ओके, तो होप सो आप लोग ये वाली क्रांति भी जरूर से याद रखना। कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दे देगा वो आपको, तो ये वाली क्रांति भी आप लोग याद रखना। क्रांति वगैरह से क्वेश्चंस बन जाते हैं ऑलमोस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे है ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, तो ट्राइसेम एक क्या कार्यक्रम है भाई? ये ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है। किसका कार्यक्रम है? ग्रामीण विकास का है। ट्राइसेम की अगर हम बात करें तो इसकी योजना जो था, ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। वैसे क्या है ये? ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, कार्यक्रम है, ठीक है ना। अब इसकी योजना, अगर हम इस योजना की बात करें, राष्ट्रीय योजना की अगर हम बात करें तो 1979 में लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? लॉन्च कब हुआ था भाई? 1979 में ये लॉन्च हुआ था। उद्देश्य क्या था? ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करके रोजगार जो होता है उसके लिए कुशल बनाना। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? जो ग्रामीण युवा होते हैं उनको प्रशिक्षित करके और रोजगार के लिए उनको कुशल बनाना इसका उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार होगा, ठीक है। सरकार के अनुसार जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत जो संरचना है उसके लिए आवश्यक निवेश का आकार क्या होगा? तो आप जो आकार होगा वो होगा 1000 बिलियन, ठीक है ना। 1000 बिलियन इसका आकार होगा 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, योजना के काल में 2000। जो अगर हम बात करते हैं इसमें जो है, इसमें संरचना आधारभूत जो पंचवर्षीय योजना है ना, इसमें आधारभूत संरचना का आवश्यक निवेश पूछा गया है। निवेश क्या पूछा है? निवेश। तो निवेश कितना है? इतना है। पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें अगर, तो इसका जो टाइम पीरियड है ना गाइस, इसका जो टाइम पीरियड है ये चला था 2012 से, सॉरी 31 मार्च 2017 लिखना था, 17, ठीक है ना। तो 31 मार्च जो टाइम पीरियड था 12 की जो पंचवर्षीय योजना का, वो था 31 मार्च 2017 तक ये चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, और यहाँ पे है विजन 2020 फॉर इंडिया। दस्तावेज संबंधित है, दस्तावेज होना चाहिए, दस्तावेज होना चाहिए, ठीक है ना, दस्तावेज,
ठीक। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो आर्थिक विकास से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? आर्थिक विकास से संबंधित है। भारत के भूतपूर्व जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनके द्वारा प्रस्तावित दस्तावेज है ये। और जो मतलब भारत का क्या था, इसमें उद्देश्य क्या था? 2020 तक विकसित राष्ट्र इसको संबंधित करना, ठीक है, विकसित राष्ट्र बनाना, भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाना। और किसके द्वारा ये दस्तावेज जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। तो ये जो है निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा जो संबंधित है वो है नकर्सले से। नकर्सले से। ये कौन थे? ये एक अर्थशास्त्री थे, ठीक है ना, ये एक अर्थशास्त्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? तो निर्धनता अब जो है निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों की सबसे अधिक संख्या पूछा गया है। अधिक संख्या किस राज्य में है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। देखिए भाई, सबसे अधिक जनसंख्या निवास भी कहाँ करती है? उत्तर प्रदेश में करती है। तो अगर बढ़ोतरी की बात करेंगे अमीरी में तो भी कहीं ना कहीं यही निकलेगा, वैसे निकलता नहीं है ठीक है ना। अब गरीबी की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक, मतलब यहाँ पे गरीबी जो गरीबी में भी जीवन यापन कर रहे हैं उससे भी नीचे के लोग सबसे ज्यादा जो गरीब हैं वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कितने लोग हैं लगभग? तो 598.10 लाख गरीब लोग हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आंकड़े आप लोग याद मत रखना, वैसे इतने आंकड़े वाकड़े नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी हम लोग अगर देखें तो इस तरीके से देख सकते हैं कि 5,58,000 और 10 पॉइंट में 10 और लगाएंगे तो लाख गरीब लोग हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है? तो कौन सा ऐसा है जो नोडल एजेंसी है? तो ये हो जाएगा योजना आयोग। अगेन योजना आयोग, देखिए योजना आयोग से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। 2012 से मैं आप लोग को करा रही हूँ प्रीवियस ईयर, ऑलमोस्ट ये हर बार आता है एक क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं योजना आयोग से रिलेटेड मिल जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए 2014 से ये चेंज हो गया है और नीति आयोग बन गया है, जो कि आपको पता ही होगा। 2014 नहीं, 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखना, 2015 में अब क्या हो गया भाई? नीति आयोग, जो कि मैं अभी आपको कई बार बता चुकी हूँ, आयोग, नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे है, ग्रामीण अवस्थापना कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? तो किसके अधीन किया गया है? तो ये नाबार्ड के अधीन किया गया है, ठीक है ना। इतनी बात याद रखेंगे, ग्रामीण अवस्थापना कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? तो ये नाबार्ड के अधीन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको क्या करना है? मिला देना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, सर्व शिक्षा अभियान की बात करता है, कब स्टार्ट हुआ? तो 2001 में स्टार्ट हुआ था। फिर से एलिमिनेशन की बात करूंगी, एक का 3 कहाँ पे मिल रहा है? ए का 3, एक का 1 मिल रहा है, एक का 2 मिल रहा है, ए का 4 मिल रहा है, एक का 3 मिल रहा है। दैट मीन आंसर ये होगा, हमारे सारे आंसर कट रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। साक्षर भारत, अब यहीं से भी देखेंगे तो साक्षर भारत बी का मतलब 4 होना चाहिए। बी का क्या होना चाहिए? बी का होना चाहिए 4। दैट मीन्स यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मतलब सी का कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दैट मीन्स 1987। उसके बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की अगर हम बात करते हैं तो 1988 जो बचा है वो लास्ट वाला अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। आंसर आपको मिल गया है, डी है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो दक्षिण एशिया किसे बोलते हैं? जो अपना ये देख रहे हैं आप इस तरीके से, ये मैंने क्या बनाया? हिमालय, ठीक है ना, हिमालय। और ये हिमालय का जो एरिया है ना, ये ऐसे करके आप जो देखेंगे, भारत, ठीक है ना। तो हिमालय के नीचे का जितने भी देश हैं उसको हम दक्षिण एशिया बोलते हैं, ठीक है ना। भारत से आसपास जो भी लगे हुए देश हैं वो सभी हम दक्षिण एशिया में रखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत, तो नगरीकृत देश कौन सा है? तो ये पाकिस्तान है। कौन सा होगा भाई? पाकिस्तान नगरीकृत। सबसे अधिक नगर किसमें है? पाकिस्तान में है, ठीक है ना। तो आप लोग को होप सो ये आंसर क्लियर हो गया होगा, पाकिस्तान में सबसे अधिक नगर है। लेकिन अगर हम दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो एक तो भारत आता है, पीके आता है,
ठीक है ना, पी के आता है पाकिस्तान। नेपाल आता है आपका, नेपाल भी आता है इसी के अंदर, नेपाल तो यहीं पे पड़ता है, आप लोग देखते ही हैं, यहाँ पे नेपाल आता है। उसके अलावा श्रीलंका अपना पड़ोसी, सारे अपने पड़ोसी हैं वैसे, श्रीलंका आप लोग जानते हैं ना, यहाँ पे अपना हाथ पकड़े हुए है ये, यहाँ पे अगर अपना ने हाथ छोड़ा तो ये छूट जाएगा, पंबन द्वीप यहाँ दिखता है आपको। उसके बाद श्रीलंका की बात करें तो भूटान, भूटान भी अपने पड़ोसी। और उसके बाद बांग्लादेश अपना पड़ोसी, बांग्लादेश, ठीक है, सारे अपने पड़ोसी ही है, बांग्लादेश। फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है कि नहीं लगती है, आप लोग कमेंट में बताइएगा भाई, कमेंट में ये बात जरूर बताइएगा। और एक और लिख लीजिए, मालदीव, अभी क्या है, मालदीव पर जाना बैन है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, अभी आंसर आपको मिल गया है। नगरीकृत देश जो है वो दक्षिण एशिया में कौन सा है, पाकिस्तान है, तो बिल्कुल सही है। बाकी दक्षिण एशिया के सारे देश हम लोगों ने देख लिए हैं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है या नहीं लगती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे है 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है, तो कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे उच्चतम है 2011 की जो हमारे पास जनगणना है उसके अकॉर्डिंग, तो ये है तमिलनाडु में। किसमें है भाई, तमिलनाडु में है। अगर हम देखें भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो वैसे केरल में है, लेकिन केरल जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो केरल के बाद हम किस में देखते हैं, तमिलनाडु में है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा। केरल में अगर हम बात करें तो कितना है, 108, और हम कितना लेते हैं पुरुष, 1000, 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, यहाँ पे 1084 महिलाएं हैं केरल में, ठीक है ना। और केरल को ही सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य भी कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं। और क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में, सॉरी नॉट राज्य है, जिले, किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है और उत्तर प्रदेश का जिला पूछ रहा है, कौन से जिले में जनसंख्या घनत्व, मतलब जनसंख्या सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, घनत्व पूछा है, दैट मीन्स सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, वो है गाजियाबाद। ऑप्शन में क्या नहीं है हमारे पास, सबसे बड़ा जो वैसे वो है नहीं, नॉर्मली देखें अगर हम लोग गाजियाबाद, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो जनसंख्या सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो भारत के उत्तर प्रदेश में ही सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। लेकिन अगर हम जिले की बात करते हैं तो वो गाजियाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। तो शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है, ऐसा पूछा गया है। तो ये है आपके पास हरियाणा में। किसमें भाई, हरियाणा में जो है वो 2011 के अनुसार जो है राज्यों में शिशु जनसंख्या का जो प्रतिशत भाग है वो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे न्यूनतम है, वो हरियाणा में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा ऐसा खनिज है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, वो है अभ्रक। कौन सा है भाई, अभ्रक है। और अभ्रक जो, अगर हम अभ्रक की बात करें, एक हल्का खनिज होता है, कैसा होता है, हल्का खनिज होता है ये, ठीक है। अग्नि और कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है, अग्नि एंड कायांतरित, अग्नि और कायांतरित चट्टानों की जो परत होती है उनमें पाया जाता है। और इसकी अगर हम रंग की बात करते हैं, अभ्रक की, इसके रंग की बात करते हैं, तो रंग कैसा कैसा होता है, सफेद होता है, काला होता है, हरा होता है। इसका अभ्रक का कलर कौन कौन से होते हैं, सफेद, काला और हरे रंग का हो सकता है। ये एक हल्का खनिज होता है, अग्नि और कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है, इतनी बात आप लोग याद रखें। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तर प्रदेश 2011-12 में दूध सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में है। क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होता वर्ष, यहाँ क्या लिखा होता है, वर्ष 2011-12 में दूध सर्वाधिक उत्पादन, मतलब दूध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में है। और यहाँ पे राज्य नहीं, ऑप्शन गलत कर दिए हैं। तो ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, राज्य की अगर बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में 2011-12 के अकॉर्डिंग दूध का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। तो यहाँ वर्ष लिखा होना चाहिए था, क्वेश्चन गलत है। होप सो आप लोग इतनी मेहनत पे एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया है तो इतना तो माफ कर देंगे, कर देना नहीं करेंगे तो भी कर देना, मतलब मैं बोल रही हूँ। चलिए आगे क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं। यहाँ पे वर्ष 2011-12 लिखा होता ना, तो आप लोग यूपी याद रखिएगा, सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे है, यूपी में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011-12 में दूध का, और ये क्वेश्चन गलत हुआ है, मतलब पीछे वाले क्वेश्चन के ऑप्शन रख दिए हैं और आगे वाले क्वेश्चन के यहाँ पे क्वेश्चन रख दिया है, तो ये गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन को आप लोग मूव कर दीजिए, इसको मतलब लीव कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं। यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं है की बात कर रहा है, वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य सुमेलित नहीं है बोल रहा है, ये भी नहीं, ये नहीं है। यहाँ पे क्या है, नहीं है उन्नाव, उन्नाव नहीं, यहाँ पे है ये संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, ये नहीं है। उसके बाद बोल रहा है ओखला वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर, ये भी नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन में नहीं नहीं होना चाहिए, है होना चाहिए, ठीक है ना। ये गौतम बुद्ध नगर में है, गौतम बुद्ध नगर में है, ना कि ललितपुर में, ठीक है ना। और फिर सारणी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये हरदोई, ये गलत होगा आपके पास, सुमेलित होगा, ये कहाँ पे है, हरदोई, ये बिल्कुल सही है, सुमेलित होगा। उसके बाद महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बस्ती में नहीं बल्कि ललितपुर में है, ललितपुर में है, ठीक है ना, ये बस्ती में नहीं बल्कि ललितपुर में है, तो सुमेलित है, तो कौन सा सुमेलित होगा, सी वाला एकदम सही है आपका, सुमेलित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, आपके पास बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है, ये लखनऊ में अवस्थित है, ठीक है ना, ये कहाँ पे अवस्थित है, लखनऊ में अवस्थित है। और अगर हम लखनऊ के भी एरिया की बात करें तो ये है जानकीपुरम, जानकीपुरम, ये जानकीपुरम में अवस्थित है, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देना, जो भी बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित उद्योग होते हैं ना, उनको बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्र की संख्या है, तो उत्तर प्रदेश में शुष्क जो जलवायु क्षेत्र है वो है 9, ओके 9 है। इसमें आप देखेंगे तो आपके पास, मैं लिखूंगी नहीं, बहुत सारे, जैसे दक्षिण पश्चिम शुष्क मैदान है, तराई है, मध्य एशिया का क्षेत्र होता है, इसी में पूर्वी मैदान भी आ जाता है, बिंद क्षेत्र भी आ जाता है, उसी में ही मध्य का मैदान है ना वो भी आता है, पश्चिमी मैदान और बुंदेलखंड, और इसमें एक लास्ट बचा आपके पास उत्तर पूर्वी मैदान, ओके, तो 9 हो गए पूरे उत्तर पूर्वी मैदान, तो ये सभी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फरवरी 2014, गाइज ये क्वेश्चन क्या है ना कि आपका करंट का क्वेश्चन रख गया है, ये क्वेश्चन करंट का रख गया है, 2014 का पेपर अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 14 का रख गया है। करंट में आपको नहीं करा रही हूँ क्योंकि पहले की करंट करने से हमें कोई फायदा नहीं है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग लीव करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आ गया है तो आप लोग देख सकते हैं, भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन, तो क्वेश्चन का आपको एक वो मिल जाएगा फॉर्मेट के किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले की बात हुई है, तो ये मतलब पूछा गया है आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था भाई, ये किया गया था जालंधर में, ओके, बी आंसर हो जाएगा बी। बाकी आप लोग के काम का बिल्कुल भी नहीं है। 2013 में मानव विकास रिपोर्ट, एक तरीका देख लीजिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, ये भी आपके काम का नहीं है क्योंकि 2013 का पूछा गया है, लेकिन मानव रिपोर्ट की बात की गई है इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा 52 नहीं बल्कि 53 था, ये 53.7%, ओके, कितना था 53.7%, आंसर आपका ये हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जलाना पैनल गठित किया गया था, ये बिमल वो वाला नहीं है जो अजय देवगन वाला आप देखते हैं, ये नहीं, बिमल जलाना पैनल की बात हुई है, ये गठित किया गया था, तो ये कहाँ गठित किया गया था, अगर हम देखें तो इसका होगा नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए किया गया था गठित, ठीक है ना। तो बिमल किसके लिए गठित किया गया था, नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए ये गठित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विकास प्रतिवेदन 2010 की विषय वस्तु थी, तो विश्व विकास जो प्रतिवेदन था 2010 का, इसकी विषय वस्तु क्या थी, इसको आयोग ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। क्वेश्चन ऐसे भी बहुत सारे बनते हैं जिसमें आयोग ने उसको बाहर कर दिया है, क्वेश्चन से बाहर कर दिया है। वैसे इसका आंसर जो लिया गया था वो पहले ये लिया गया था, राष्ट्रों का वास्तविक धन मानव विकास के रास्ते, लेकिन फिर इसको मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित मंत्रालयों में से नालंदा परियोजना किसका कार्यक्रम है, तो नालंदा जो योजना है वो किसका कार्यक्रम है, तो ये अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है, ठीक है ना, किसका कार्यक्रम है, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। आप सभी लोगों ने ये वीडियो को देख लिया है, होप सो आपको ये पसंद आया होगा सेशन, अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम कि मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो गाइस पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आप मेरे साथ सीधे सीधे टेलीग्राम पे अटैच हो सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सा नाम क्या है चैनल का, तो वहाँ चैनल का नाम है स्टडी विद रूही मैम,
स्टडी विद रूही मैम। यहाँ पे आपको जो भी यूपीएससी और यूपीपीसीएस से रिलेटेड काफ़ी सारा आपको स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा, और जो भी करंट अफेयर वगैरह सारा चाहिए आपको, तो उसमें हम आप एक जो भी हमारा चैनल है, मेन चैनल जो है द बेस्ट ज्ञान, उसके टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। पीडीएफ की टेंशन नहीं लेनी है, स्टडी मटेरियल की टेंशन नहीं लेनी है, आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा वहीं पे। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, इसको लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके ही जाएं। मिलते हैं न्यू सेशन में आप लोगों से फुल ऑफ एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।